किसकी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो पार्ट है वो किसका, टेस्टिस का है। वहाँ पे क्या होता है, एक तरह का सेल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म रिलीजिंग हार्मोन। और बायोलॉजी सब्जेक्ट की जो खूबसूरत है वो क्या है, गाइस वाइस सब ठीक है। अभी मैंने ये वीडियो आपका लगभग 20 मिनट्स का रिकॉर्ड हो चुका था। ठीक है, काफ़ी दिक्कत वाली बात है कि ये वीडियो जो हमारा है वो लगभग 20 मिनट्स का रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुई कि जो आपका माइक है वो चार्ज नहीं था और वो बीच में ऑफ हो गया, और हमने यहाँ जिस बंदे को बैठाया देखने के लिए उस चीज़ को, उसने उस चीज़ को देखा ही नहीं। तो लापरवाही की वजह से मेरा 20 मिनट का जो टाइम था वो वेस्ट हुआ, और 20 मिनट की जो मेरी ताकत थी वो भी वेस्ट हो गई। ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते, जिंदगी है, इस तरह की चीज़ें जो है वो आती रहेंगी। लेकिन इसका हम देखते हैं, पढ़ते हैं। एक आपका जो कोट में लेकर के आया था, वो कोट क्या है, अब यहाँ पे देखिए पहले से मार्किंग है क्योंकि ये वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड एक बार कर लिया 20 मिनट का। तो क्या है आपका, शिक्षा की जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती है, कड़वी होती हैं, लेकिन फल जो है वो मीठा। सर ये वॉइस को थोड़ा देखिएगा। शिक्षा की जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती है, कड़वी होती हैं, लेकिन फल क्या होता है आपका, मीठा होता है। मतलब जब आप शिक्षा को प्राप्त करेंगे, जब आपका जो प्रोसेस होगा पढ़ने का वो कैसा होगा, कभी कभी क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आज से 6 महीने बाद, 7 महीने बाद जब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, तो वो क्या होगा, वो रिजल्ट बहुत आपके लिए मीठा होगा। वो जो रिजल्ट होगा वो आपके लिए क्या होगा, बहुत मीठा होगा। बाकी क्या, ये लेक्चर 5 है हमारा, ये क्या है हमारा लेक्चर 5 है। ठीक है, तो लेक्चर 5 को हम शुरू करने वाले हैं इस थॉट के साथ। ये थॉट बोला किसने, ये थॉट बोला है किसने, अरस्तु ने। ठीक है, बोलने वाली बात नहीं है, फॉलो करने वाली मेन चीज होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग करेंगे पहले क्विक रिवीजन, जो कि हमने पढ़ा था। कौन सा प्रोसेस हमने पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेक्चर 4 में हमने क्या पढ़ा था, सॉरी लेक्चर 5 या 4 था, मुझे याद नहीं अच्छे से, क्या पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने पढ़ लिया था लेक्चर 5 में। ठीक है, उसको हम एक बार करेंगे रिवाइज, फिर बढ़ेंगे आगे। क्या था आपका, उसमें हमने बात की थी किसकी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। उसमें हमने बात की थी किसकी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो पार्ट है वो किसका, टेस्टिस का है। वहां पे क्या होता है, एक तरह का सेल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। एक तरह का सेल होता है कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। तो क्या होगा, पहले जो आपके क्या है स्पर्मेटोगोनिया है, वो क्या करेंगे, अपने नंबर को बढ़ाएंगे। अपने नंबर को बढ़ाएंगे किस प्रोसेस से, माइटोसिस के प्रोसेस से। तो जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है वो अपने नंबर को बढ़ाएंगे माइटोसिस के प्रोसेस से। फिर क्या होगा, कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या हो जाएंगे, मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल मियोसिस का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, उन स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अगर आपने पिछली बार, अगर आपने लेक्चर 4 या लेक्चर 5 को अच्छे से पढ़ा है तो आपको इन सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इन सब में कोई दिक्कत नहीं होगी, इन सब में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने लेक्चर 4 को अच्छे से पढ़ा है तो लेक्चर 5 का लेक्चर 4 को। ठीक है, कंफ्यूजन मुझे हो रही है, ये लेक्चर 6 है या फिर लेक्चर 5 पता नहीं। तो क्या है, रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। तो क्या था आपका, जो आपके कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल मियोसिस के प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बोलेंगे। उससे क्या बनेगा, उससे आपका बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर से मियोसिस होगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर से क्या होगी, मियोसिस होगी। फिर क्या बनेगा आपका, स्पर्मेटिड बनेगा। फिर क्या बनेगा आपका, स्पर्मेटिड बनेगा। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जो मियोसिस होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड मियोटिक डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या बनेगा आपका, स्पर्मेटिड बनेगा। फिर जो आपका स्पर्मेटिड होगा वो किसमें हो जाएगा चेंज, वो हो जाएगा चेंज किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। तो यानी कि जो आपका क्या है, स्पर्मेटिड है वो हो जाएगा चेंज किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। और स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में जब चेंज होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो आपका जब स्पर्मेटिड होता है चेंज किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। और जब स्पर्मेटोजोआ बन जाता है तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर निकल जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। अगर पिछला लेक्चर ठीक से पढ़ा है तो ये चीजें समझ में आई होंगी, नहीं पढ़ा होगा तो ये सब चीजें ऊपर से जाएंगी। ठीक है, ऊपर से जाएंगी। ठीक है, अब देखो क्या, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो कब होता है स्टार्ट, प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है। कब होता है स्टार्ट, प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है। जब आपका जो लड़का है वो 12-13 साल का होता है तब आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्यों होता है स्टार्ट, अब देखना, हार्मोन्स का खेल, जो मैंने बात किया था कि हम लोग हार्मोन्स का खेल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, वो हार्मोन्स का खेल आपका यही है। ठीक है, देखना क्या खेल है, क्या होगा आपका,
इंक्रीज होगा किसमें, GnRH में। GnRH में क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब GnRH अगर आपने 11-12 अगर आपने 11 अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा जो GnRH है वो क्या होता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। जो आपका GnRH है वो क्या होता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। तो क्या होगा, GnRH के लेवल में क्या होगा, इंक्रीज होगा, जो कि आपका क्या है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। इससे फायदा क्या होगा, जो आपका इंक्रीज GnRH है, द इंक्रीज लेवल, अब देखो यहाँ पे क्या है, लेवल उसका बढ़ गया है। ठीक है, लेवल जो है वो सबके निकलेंगे, लेवल जो होंगे वो सबके निकलेंगे, लेकिन उसके जो खड़ा रहेगा और डटा रहेगा, जो खड़ा रहेगा और डटा रहेगा, उसी के आपके लेवल बाहर निकल करके आएंगे। ठीक है, तो लेवल क्या हो रहा है यहाँ पे आपका, बढ़ रहा है किसका, GnRH का। ठीक है, तो आपका जो GnRH है वो जब बढ़ जाएगा तो कहाँ पे एक्ट करेगा, वो आपका एक्ट करेगा किसमें, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो आपका जब GnRH का लेवल बढ़ जाएगा तो वो एक्ट करेगा किसमें, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में वो जाएगा, उसको बोलेगा कि तुम स्टार्ट करो सिंथेसिस किसका, 2 गोनाडोट्रोफिन्स का, 2 गोनाडोट्रोफिन्स का। अब देखो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, GnRH का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH का फुल फॉर्म क्या है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और बायोलॉजी सब्जेक्ट की जो खूबसूरत है वो क्या है, हर एक चीज नाम में ही छुपी होती है, हर एक चीज नाम में ही छुपी होती है। तो नाम देखो क्या है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ऐसे हार्मोन जो गोनाडोट्रोफिन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं, ऐसे हार्मोन्स जो गोनाडोट्रोफिन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, गोनाडोट्रोफिन क्या होते हैं, गोनाडोट्रोफिन मतलब ऐसे हार्मोन जो हमारे गोनैड्स के ऊपर एक्ट करते हैं, जो हमारे गोनैड्स पे एक्ट करते हैं, ऐसे हार्मोन जो हमारे गोनैड्स पे एक्ट करते हैं। गोनैड्स मतलब क्या होता है, गोनैड्स मतलब एक बार सोचो क्या होता है, गोनैड्स मतलब होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। गोनैड्स मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं, एक क्या है, टेस्टिस है मेल्स में, और ओवरी क्या है, फीमेल में। टेस्टिस मेल्स में है और ओवरी क्या, फीमेल में। अगर पढ़ा है तो भाई याद आ रहा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर बर्बादी की राह पे हो, अभी टाइम है, आ जाओ वापस। ठीक है, राह पे आप आगे बढ़ चुके हैं लेकिन अभी आप लौट सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आपका गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सही है। ठीक है, तो आपका गोनाडोट्रोफिन मतलब क्या होता है, ऐसे हार्मोन जो हमारे गोनैड्स के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखना क्या है, जो आपका GnRH है वो कहाँ पे जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और बोलेगा कि तुम स्टार्ट करो किसको, गोनाडोट्रोफिन का सीक्रेशन तुम स्टार्ट करो भाई, गोनाडोट्रोफिन का सीक्रेशन तुम स्टार्ट करो भाई। 2 मिनट का भी टाइम लूंगा, 2 मिनट नहीं 30 सेकंड का टाइम लूंगा, पानी पी लूंगा, ठंडा पानी है तो उसको पीना चाहिए। ठंडा पानी ये बढ़िया बर्फ के साथ वाला है, थोड़ा इसमें बर्फ भी है। ठीक है, ठंडा पानी इस समय मिलने का मतलब है कि आपको एक तरह से आप जिंदा हो जाएंगे फिर से। ठीक है, रीबर्थ आपका हो जाएगा। अब देखो क्या चीज है यहाँ पे, तो आपके 2 गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं। तो GnRH क्या हुआ, जब इसका लेवल बढ़ गया, जब इसका लेवल बढ़ गया तो क्या होगा, ये जाएगा कहाँ पर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और उससे बोलेगा कि तुम 2 गोनाडोट्रोफिन्स का सिक्रीशन स्टार्ट कर दो। कौन कौन से, पहला क्या है तुम्हारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पहला क्या है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा क्या है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखना क्या है, जब GnRH का लेवल बढ़ गया तो वो कहां पर गया, वो गया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और बोला कि तुम 2 गोनाडोट्रोफिन्स का रिलीज या फिर उनका सिंथेसिस स्टार्ट कर दो। किसका किसका, एक आपका होता है LH और एक क्या होता है आपका FSH। ठीक है, अब देखना क्या क्या करेंगे वो लोग, जो आपका ये LH है वो कहां पे जाएगा, लेडिक सेल के पास जाएगा। कहां पे जाएगा, वो आपका जाएगा लेडिक सेल के पास, और लेडिक सेल से जाकर के वो ये बोलेगा, एक बार थोड़ा सा माइक सब ठीक है, ठीक, एक डर हो गया है माइक वाला, क्योंकि टाइम भी होता है खराब और जो ताकत होती है शरीर में वो भी खराब होती है उससे। ठीक है, तो क्या है आपका जो ये LH है वो कहाँ पे जाएगा, लेडिक सेल के पास जाएगा और उसको ये बोलेगा कि तुम सिंथेसिस और सीक्रेशन स्टार्ट करो किसका, एंड्रोजन का। जो आपका LH है, ठीक है, वो कहाँ से निकला, वो निकला आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ पे गया, वो जाएगा लेडिक सेल के पास। अब लेडिक सेल कहाँ होते हैं, ये सवाल है, बताओ भाई लेडिक सेल का लोकेशन क्या है। अगर पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा, तो ये आपका होमवर्क है, बताना है आपको कि लेडिक सेल कहाँ पाए जाते हैं। लेडिक सेल हमारे कहाँ पाए जाते हैं, शरीर में, बॉडी में। ठीक है, अब ये कहाँ पे जाएगा, जो आपका ये LH है वो जाएगा लेडिक सेल के पास और लेडिक सेल से बोलेगा कि तुम स्टार्ट करो सिंथेसिस को, तुम स्टार्ट करो सिंथेसिस को और सिक्रीशन को किसके, एंड्रोजन के। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, एंड्रोजन क्या काम करेगा, एंड्रोजन आपका कहां पर जाएगा, एंड्रोजन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किस प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। तो आपका एंड्रोजन क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करेगा या फिर स्टिमुलेट करेगा, कौन, एंड्रोजन।
अब सेकंड आपका आता है, अब हमने ल्यूटिनाइजिंग का काम पढ़ लिया। अब देखो एफएसएच का काम क्या है। एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। काम क्या होता है इसका, ये कहाँ पे जाएगा, सर्टोली सेल पे जाएगा, और सर्टोली सेल से क्या कराएगा, कुछ फैक्टर्स का सिक्रीशन कराएगा। और वो फैक्टर्स किसमें हेल्प करेंगे, वो हेल्प करेंगे किसमें, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपने बहुत ज्यादा पाप किया है, आपने बहुत बड़ा एक पाप किया है। उस पाप को आप अभी साफ कर सकते हैं। अभी 4-5 हुए हैं लेक्चर, उसको एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। और देखो ऐसे कि कंसंट्रेशन के साथ देखो ऐसे कि कंसंट्रेशन के साथ देखो, वरना बेकार हो जाएगा भाई, फायदा होगा सब खराब हो जाएगा। खाली बैठ के अगर कहानी की तरह देख रहे हो, अगर मूवी देख रहे हो तो कुछ फायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या होता है आपका जो ये क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि एफएसएच कहाँ पे जाएगा, सर्टोली सेल के पास जाएगा, और सर्टोली सेल से ये बोलेगा कि तुम क्या करो, कुछ फैक्टर्स को सीक्रेट करो। और वो फैक्टर्स क्या करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में हेल्प करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया हार्मोन्स का खेल। हार्मोन्स के खेल का नोट्स मैंने बना लिया था। कब बना लिया था, जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा था, इससे पहले, ठीक है। तो एक चीज क्या यहाँ पे लिखी है, गोनाडोट्रोफिन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स दैट एक्ट्स ऑन गोनेड्स। ऐसे हार्मोन जो कहाँ पे एक्ट करें, आपके गोनेड्स पे एक्ट करें, ठीक है। अब देखो हार्मोन्स का खेल क्या होता है, हार्मोन्स का खेल देखना बड़े ध्यान से, देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर देख पाओ तो ध्यान से एक बार देखो, क्या है आपका हार्मोन्स का खेल, ठीक है। क्या होता है, पहले क्या है आपका हाइपोथैलेमस, ये कहाँ पे जाएगा आपका, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा किसको, जीएनआरएच को। हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा एक हार्मोन को, उस हार्मोन का नाम क्या है, जीएनआरएच, ठीक है। उसका फुल फॉर्म क्या है, गोनाडोट्रोफिक नहीं है, गोनाडोट्रोफिन, ठीक है। अगर ये किसी को लग रहा है ट्रॉफिक, किसी को क्या, मुझे खुद ये लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गोनाडोट्रोफिन ही है, गोनाडोट्रोफिन, ठीक है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो आपका जीएनआरएच है वो कहाँ पे एक्ट करेगा, वो आपका एक्ट करेगा किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और कराएगा क्या, ये कराएगा सिक्रेशन दो गोनाडोट्रोफिन्स का, उनका नाम क्या है, एलएच एंड एफएसएच, ठीक है। बाकी ये नोट्स आप उसमें से निकाल लेंगे, अभी ग्रुप में भेज देंगे इस नोट्स को, टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ भी है, ठीक है। ये नोट्स को भेज देंगे तो वहाँ से आप कॉपी कर लेंगे नोट्स को। बाकी इतना टाइम मिला है तो कॉपी हो ही जाएगा, ठीक है। कर लेना इसको कॉपी, थोड़ा रोक करके वीडियो को रोक के, या फिर नोट्स मिलेगा। लेकिन भाई लिखना जरूर, ठीक है, खुद से लिखना, नोट्स के ऊपर डिपेंड मत रहना, खुद से भी लिखने का ट्राई करो। अब आपका नेक्स्ट क्या आता है, अब आपका नेक्स्ट क्या होगा, ये जो आपका क्या है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये कहाँ पे जाएगा, लेडिक सेल के पास जाएगा। ये कहाँ पे जाएगा, लेडिक सेल के पास जाएगा। और लेडिक सेल से ये क्या कराएगा, किसका, सिक्रीशन एंड्रोजन का। लेडिक सेल से ये कराएगा किसका, सिक्रीशन एंड्रोजन का, ठीक है। अब एंड्रोजन क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे एक प्रोसेस को, एंड्रोजन स्टिमुलेट करेंगे एक प्रोसेस को। उस प्रोसेस को मैं और तुम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं किसको, लेडिक सेल, सॉरी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ जाएगा, लेडिक सेल के पास जाएगा। और लेडिक सेल से क्या कराएगा, सिंथेसिस किसकी, एंड्रोजन की। एंड्रोजन क्या कराएगा, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कराएगा, ठीक है। चीजें देखो, इसमें बात करके टफ नहीं है, चीजें समझने वाली बात है। अगर ध्यान दोगे तो सब कहानी है, और कहानी को आपको समझना है, ठीक है। अब क्या आपका एफएसएच आता है, एफएसएच, ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा सर्टोली सेल के पास। सर्टोली सेल से ये क्या कराएगा, कुछ फैक्टर्स को रिलीज कराएगा। और वो फैक्टर्स किस में हेल्प करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में हेल्प करेंगे। तो आपका जो एफएसएच है वो कहाँ पे जाएगा, सर्टोली सेल के पास जाएगा। और सर्टोली सेल किस चीज में हेल्प करेंगे, सर्टोली सेल क्यों हेल्प करेंगे, सर्टोली सेल आपका क्या करेंगे, कुछ फैक्टर्स को रिलीज करेंगे। और वो फैक्टर्स क्या करेंगे, आपका स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करेंगे, या फिर स्टार्ट करेंगे, या फिर उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखना है आपको क्या, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो दो चीज क्या था हमारा टारगेट था, आज का जो हमारा टारगेट था वो दो चीज था। क्या था, एक तो था आपका कि हमको हार्मोन्स का खेल पढ़ना है, दूसरा क्या, हमको स्पर्म का स्ट्रक्चर देखना है कि जो आपका ये स्पर्म होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। चलिए हम स्पर्म के स्ट्रक्चर को एग्जामिन करते हैं, फिर उसके बारे में देखते हैं कैसा होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका एक पहला चीज क्या है, पहला जो पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, स्पर्म क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। मतलब स्पर्म को हम लोग नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल बात है, कठिन कुछ नहीं है, ठीक है। अब जो आपका स्पर्म होता है उसके चार पार्ट होते हैं,
जो आपका क्या होता है स्पर्म होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका हेड, फिर क्या होता है नेक, फिर क्या होता है मिडिल पीस, फिर क्या होता है टेल। 4 पार्ट स्पर्म के 4 पार्ट कौन कौन से? हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। एक एक के बारे में पढ़ेंगे कैसा होता है। एक और जो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का, वो क्या है? अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। डायग्राम पे आ जाओ। अगर तुमको दिख रहा है तो यहाँ पे क्या है, एक थोड़ा मैं कलर करूंगा चेंज, हल्का कलर दिखेगा ही नहीं, ये वाला करूंगा तो मुझे लग रहा है ये दिखेगा। क्यों सर? दिख रहा है ना पर्पल, पल ठीक है। देखना ये क्या है आपका, अब देखेंगे इसमें हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग इसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा क्या कहते हैं बोल दो कि है नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहने दीजिए, उसमें बाद में बात कर लूंगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखना, तो क्या होती है ये आपकी, अगर तुम देख रहे हो बड़े ध्यान से, तो ये जो ब्लैक कलर का है वो क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो पिंक वाला चल रहा है ये क्या है आपका पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो स्पर्म के पूरे बॉडी को कवर कर रही है। तो क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस होती है और होल बॉडी ऑफ स्पर्म को एनवेलप करती है, मतलब कवर करती है। स्पर्म के बॉडी के एक एक पार्ट को वो कवर करती है, ठीक है। अब देखना क्या है, द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। जो स्पर्म का हेड होता है, अब स्पर्म का हेड क्या है? ये दिख रहा है वही हेड है। तो स्पर्म के हेड में क्या होता है? एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। तो स्पर्म के हेड में क्या होता है आपका? एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। अगर तुमको ध्यान से दिख रहा है तो देखो, अगर नहीं दिख रहा है तो भाई मत देखो, दिख ही रहा होगा सामने अगर खुला हुआ है डायग्राम, तो इससे बढ़िया क्या डायग्राम खुलेगा। बाकी आपके पास बुक होगी। तो क्या है जो स्पर्म का हेड है वहां पे क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। अब अगर तुमने पढ़ाई की है, लेक्चर को अगर पढ़ा है मेरे साथ, तुमको पता है कि जो स्पर्म होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। अगर तुमको ये चीज पता है मतलब तुम बढ़िया पढ़ रहे हो, अगर नहीं पता है तो अपने कंसंट्रेशन के ऊपर काम करो, ठीक है। अपने कंसंट्रेशन पे और रिवीजन पे काम करो, ठीक है। वो आपका समय की जो नीड है, नीड ऑफ टाइम, नीड ऑफ द टाइम क्या है आपको कि अपने कंसंट्रेशन पे आपको काम करना पड़ेगा, अगर आपको ये नहीं पता है तो क्या है जो आपका स्पर्म का हेड होता है वहां पे क्या होता है? एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है हैप्लॉइड। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। और कैसा है? ये आपका हैप्लॉइड होता है। और न्यूक्लियस में सबको पता है क्या होता है? क्रोमोसोम मटेरियल होता है न्यूक्लियस में, ये सबको पता है, किसी ने 9th-10th पास किया तो, ठीक है। फिर क्या आपका? इट इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपका जो एंटीरियर पोर्शन है, जो स्पर्म का एंटीरियर मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन है, स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो आपका कवर्ड होता है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से। उस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोजोम बोलते हैं। उस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोजोम बोलते हैं। तो यानी कि स्पर्म का जो एंटीरियर पार्ट है, स्पर्म का जो क्या है एंटीरियर पार्ट है, वो होता है कवर्ड किससे? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से। और उस कैप लाइक स्ट्रक्चर को तुम क्या बोलते हैं? एक्रोजोम बोलते हैं। अब देखो एक्रोजोम का फंक्शन क्या है, थोड़ा पानी देना, तो पानी है इसमें, 2 मिनट 30 सेकंड का टाइम लूंगा, पानी पी लो थोड़ा सा, ठीक है। एक बार इसको तब तक पढ़ो, बस थोड़ा सा दियो। थैंक यू सर। खड़े होकर पानी ज्यादा बर्फ पानी में आ जाएगा, क्यों? इतना अगर बर्फ पियेंगे तो कॉमन कोल्ड वगैरह इस मौसम में ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है आपका? अब देखो एक्रोजोम तुमको पता है कहां पर होता है? कहां पे होता है? हेड में होता है। हेड के एंटीरियर पोर्शन में होता है कौन? एक्रोजोम। अब देखना एक्रोजोम का फंक्शन क्या है। क्या फंक्शन है? द एक्रोजोम इज फिल्ड विथ एंजाइम्स। द एक्रोजोम इज फिल्ड विथ एंजाइम्स। कौन से एंजाइम? जो किसमें हेल्प करते हैं? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ओवम के साथ। तो क्या है एक्रोजोम क्या होते हैं? फील्ड होते हैं किससे? एंजाइम के द्वारा फील्ड होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स हेल्प किस चीज में करते हैं? वो एंजाइम्स आपका हेल्प करते हैं किसमें? फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। अब देखना क्या है, द मिडिल पीस प्रोसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। द मिडिल पीस प्रोसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो आपका जो मिडिल पीस होता है उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। तो आपका जो स्पर्म का मिडिल पीस होता है उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एनर्जी सोर्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? हमारा एनर्जी सोर्स होता है। और उससे क्या फायदा होगा? विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। अब देखना इसको ध्यान से, क्या होगा? जो माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर प्रेजेंट है? मिडिल पीस में।
वो क्या करेगा, ताकत देगा। ताकत को तुम लोग क्या बोलते हो इंग्लिश में, एनर्जी बोलते हो। उस एनर्जी से क्या होगा, मूवमेंट होगी किसकी, टेल की। अगर टेल की होगी मूवमेंट तो उससे क्या करेगा, आपका पूरा का पूरा स्पर्म मूव करेगा। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पर्म मोटिलिटी बोल रहे हैं, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो क्या होगा, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या देगा इसको, एनर्जी देगा स्पर्म को। उससे क्या होगा, उसका टेल मूव करेगी। अगर टेल मूव करेगी तो क्या होगा, पूरी बॉडी मूव करेगी। पूरी बॉडी मूव करेगी, उसी को तुम क्या बोलते हो, स्पर्म मोटिलिटी बोलते हो। ठीक है, जब स्पर्म मूव करेगा तो स्पर्म कहाँ पे पहुंचेगा, ओवम के पास पहुंचेगा, और दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब इसको हम लोग एक बार उल्टा पढ़ते हैं, नेगेटिव सेंस में पढ़ते हैं। मान लो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, देखा, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, नहीं है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो टेल मूव नहीं करेगी, टेल मूव नहीं करेगी तो स्पर्म मूव नहीं करेगा, स्पर्म मूव नहीं करेगा तो वो ओवम के पास तक नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो इसको हम लोग उल्टा भी पढ़ लिए। ठीक है, अगर होगा तो वो सब होगा, नहीं होगा तो वो सब नहीं होगा। सिंपल बात है भाई, कठिन वठिन तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब देखो क्या नेक्स्ट चीज क्या है, ठीक है चलो। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 2 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ कॉइटस। एक कॉइटस में ह्यूमन मेल क्या करता है, 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है। एक कॉइटस में एक बार में ह्यूमन मेल 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है। एक बार में एक ह्यूमन मेल 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है। ठीक है, एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या करता है, इजैकुलेट करता है, कौन, ह्यूमन मेल। ठीक है, अब देखना कंडीशन क्या है, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, मतलब क्या है, आपका फर्टिलाइजेशन नॉर्मली हो जाए उसके लिए क्या है, 60% स्पर्म कैसा होना चाहिए, नॉर्मल शेप और साइज का होना चाहिए। इसमें में से आपका 200 से 300 मिलियन में से 60% स्पर्म क्या होना चाहिए, आपका नॉर्मल शेप और साइज का होना चाहिए। किस लिए, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए। और उसमें में से भी आपका 40% क्या होना चाहिए, विगरस मोटिलिटी शो करना चाहिए, मतलब एकदम अच्छे से रिगरसली एकदम मूव करना चाहिए, एकदम स्पीड से मूव करना चाहिए। ठीक है, उसकी क्या होनी चाहिए, मोटिलिटी बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए। तो क्या है आपका, एक बार में एक ह्यूमन मेल 200 से 300 मिलियन स्पर्म को इजैकुलेट करता है, अपने बॉडी से बाहर निकालता है। उसमें से 60% क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप और साइज का होना चाहिए। उसमें में से भी 40% क्या होना चाहिए, आपका विगरस मोटिलिटी शो करना चाहिए। किस लिए, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। ठीक है, इतना पॉइंट हमने क्या देखा, यहाँ पे पढ़ा है। इसको लिखेंगे, पहले लिखना इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आती है बाहर। अब देखो क्या है, खराब से थोड़ा अच्छा, इसको इस तरह से डायरेक्टली हटता नहीं, ऐसे करने पे हटता है। अब देना क्या है, व्हाइट लिया, कलर अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो ये वाला कलर निकालो। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, देखना बड़े ध्यान से क्या लिखा है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म मतलब स्पर्म आपका कैसा कैसा होता है। पहली बात क्या है, ये आपका कैसा होता है, एक सॉरी क्या चीज है यार, ये कैसा होता है आपका, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। जो स्पर्म है वो कैसा है आपका, कैसा होता है आपका, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। जो स्पर्म है वो आपका कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से बस खाली देख सकते हैं। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट पॉइंट क्या है। स्पर्म में क्या होते हैं, आपके 4 पार्ट होते हैं, 4 मेजर पार्ट्स। 4 क्या होते हैं इसके अंदर, मेजर पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, पहला क्या है उसका हेड है, पहला क्या है उसका हेड है। दूसरा क्या है उसका नेक है, सॉरी स्पेलिंग पता सबको, नेक की नहीं पता तो अपना नेक तोड़ लो, बर्बाद हो जाओगे वरना, बर्बाद हो गए हो। तीसरा क्या है आपका मिडिल पीस। चौथा क्या है, सबसे आखिरी, सबसे आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट, टेल नहीं होगा तो स्पर्म बढ़ेगा ही नहीं आगे, टेल नहीं होगा, मिडिल पीस भी नहीं होगा तभी नहीं आगे बढ़ेगा। रीजन तुमको पता है। अब देखो क्या होता है, अब हम लोग पहला पढ़ेंगे हेड के बारे में, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा अलग लिखना चाहता हूँ। पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, हेड के बारे में, हेड के बारे में। ठीक है, एक बार मैं यहाँ से देखता हूँ कि उसमें ये जो रेड मार्कर है वो क्लियर दिखता भी है कि नहीं दिखता है। लगभग लगभग वो क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, उसको यूज़ नहीं करेंगे हम, देखना। और देखना हेड क्या चीज़ है, हेड क्या होता है। अच्छा एक पॉइंट मेरा यहाँ पे छूट गया है, उसको मैं भी लिख दूंगा। ठीक है, अब देखना हेड क्या चीज़ है।
हेड में क्या होता है, एंटीरियर पार्ट में हेड के, एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड, वहां पे क्या होता है आपका एक्रोजोम प्रेजेंट होता है। क्या होता है प्रेजेंट, एक्रोजोम। ये कैसा होता है आपका, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है आपका, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो एंटीरियर पार्ट में क्या होता है, हेड के एक्रोजोम होता है, और एक्रोजोम होता कैसा है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो देखो एक्रोजोम में क्या होते हैं, एक्रोजोम इज filled with enzyme, acrosome is filled with enzymes that helps in fertilization of an ovum, fertilization of an, मतलब क्या होता है, जो एक्रोजोम है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो किसमें हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। किसके साथ, ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। कौन एंजाइम, वो एंजाइम कहाँ पे होते हैं, एक्रोजोम में होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, हेड की बात हो गई। ये क्या हो गई, हमारी हेड की बात हो गई, जो कि हमने एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पर हेड के बारे में चीज़ों को पढ़ा था। ठीक है, एक्रोजोम होता है, फील्ड होता है, तो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे मिडिल पीस के बारे में। अब पढ़ेंगे सेकंड जो आपका आता है मिडिल पीस। चेंज करूंगा पेज, किसी और कलर से लिखूंगा, बताना ये कलर ठीक है कि नहीं। ठीक है, कलर ये दिख रहा है ना, क्लियर है, मिडिल पीस। ठीक है, अब यहाँ क्या है, मिडिल पीस में क्या होता है, इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब क्या होगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, देना इसको ध्यान से, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल। क्या करेगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल। ठीक है, टेल के मूवमेंट के लिए क्या करेगा, वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो बढ़ेगी, या फिर बढ़ेगी क्या, वही स्पर्म को मोटिलिटी मिलेगी उससे, विच फर्दर प्रोवाइड्स व्हाट, स्पर्म मोटिलिटी। ठीक है, क्या होगा आपका, जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, क्या देगा, एनर्जी देगा। वो किस में हेल्प करेगी, मूवमेंट ऑफ टेल में। तो इससे क्या होगा आपका, मूवमेंट ऑफ टेल से क्या होगा आपका, फर्दर स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अब देखना अगला, इससे क्या होगा आपका, दिस हेल्प्स इन व्हाट, हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन, इतना बताइए समझ में। ये क्या होता है आपका, मिडिल पीस का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के केस में। अब देखना अगला, ये हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया, मिडिल पीस के बारे में पढ़ लिया, जो आपका फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। अब हमको जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है ह्यूमन मेल के बारे में, ह्यूमन मेल के बारे में, अब देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। एक कॉइटस में कितने आपके स्पर्म आते हैं बाहर, कितने स्पर्म आपके बाहर निकल के आते हैं, एक कॉइटस में आपके कितने आते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स क्या आते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, एक कॉइटस में। उसके बाद क्या है, इसमें से आपका फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। अब देखना बड़े ध्यान से भाई, ये वाला ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ क्या आपकी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, मतलब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होने के लिए इसमें में से 60% स्पर्म क्या होना चाहिए,
नॉर्मल शेप एंड साइज का होना चाहिए। जो आपका एक नॉर्मल शेप और साइज होता है, तो क्या है, एक कॉइटस में आपका कितना आएगा, 200 से 300 मिलियन स्पर्म बाहर निकल के क्या आएगा, उसमें में से नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप और साइज का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है इसमें, देखो इसमें में बहुत ज़्यादा इसी की बात हो रही है। इसमें में से भी कैसा होना चाहिए, इसमें में से भी 40% कैसा होना चाहिए, 40% आपका कैसा होना चाहिए, 40% स्पर्म मस्ट हैव व्हाट, विगरस मोटिलिटी, मतलब बड़ा बढ़िया, बहुत बेहतरीन मोटिलिटी, बहुत बेहतरीन उसके अंदर चलने का या फिर स्विम करने का अपना वो होना, कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है, एक कॉइटस में आपका 200 से 300 मिलियन स्पर्म बाहर निकल करके आता है, उसमें में से नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए आपका जो 60% स्पर्म है उसका नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, उसमें में से भी आपका 40% के पास क्या होना चाहिए, विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। किस लिए होनी चाहिए, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए या फिर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए। सही बताइएगा, टाइमिंग कितना हो गया वीडियो का, 30 मिनट का हो गया है, थोड़ा सा और पढ़ें या फिर 30 मिनट का अगर हो गया है, इसको देख लेते थोड़ा सा, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका हम लोग स्टार्ट करेंगे वो जेनेसिस, तो थोड़ा सा इसको और पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे आपका, स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट। तो आपका जो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाएगा वो आपका एक्सेसरी डक्ट से ट्रांसपोर्ट होगा। वो जाहिर सी बात है, वो हमने पढ़ लिया था कि आपका टेस्टिस के बाहर एक्सेसरी डक्ट वगैरह सब होती है बहुत सारी। ठीक है, तो क्या होगा, secretion of epididymis, vast different seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperm। तो जो भी आपके एक्सेसरी ग्लैंड थे, जैसे क्या है आपका एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, सेमाइनल वेजाइकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सब का जो भी सिक्रेशन होती है वो स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए, मतलब स्पर्म के बड़े होने के लिए और स्पर्म की मोटिलिटी के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इसेंशियल है। अब क्या लिखा है, सेमाइनल प्लाज्मा, दिस सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विथ स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। ठीक है, द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन। तो इन सबके फंक्शंस को मेंटेन कौन करेगा, इन सबके फंक्शन कौन मेंटेन करेगा, एंड्रोजन मेंटेन करेगा, जो कि हम लोग का क्या है, टेस्टिकुलर हार्मोन, क्योंकि टेस्टिस से बाहर आता है। टेस्टिकुलर हार्मोन क्यों, क्योंकि वो टेस्टिस से बाहर आता है। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, अब इसमें हम आगे देखते हैं, चीजों को लिख लेते हैं भाई, कुछ टफ तो है नहीं। प्रोस्टेट ग्लैंड, अब देखो क्या, sperm comes out of सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्म जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर आएगा, आउट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थ्रू एक्सेसरी, थ्रू व्हाट, थ्रू एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट से होते हुए जो आपका स्पर्म है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर आएगा। ठीक है, अब देखना एक चीज मैं यहाँ पे और लिखूंगा, सिक्रीशंस ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ कि इसका बारे में फिर लिखना नहीं पड़ेगा। क्या है, सिक्रीशंस ऑफ, अच्छा अगर इसको मैं एक चीज़ यहाँ पे ट्राई करूँ ऐसे करके, ठीक है, तो ये हाँ ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं, यहीं पे लिख देते हैं फालतू का, जो मुझे करना था अभी करके दिखाऊंगा, परेशान मत होना कि ये मैंने क्या किया था, किस लिए किया था। सिक्रीशंस ऑफ एपिडिडाइमिस, ये सब पार्ट हम पढ़ चुके हैं भाई, अगर ये तुमको याद नहीं आ रहा क्या है, कहाँ होता है, तो फिर तुमने पाप किया। ठीक है, या तो तुमने लेक्चर देखे ही नहीं है, या फिर तुमने कंसंट्रेशन के साथ नहीं देखा है। तीन चीज़ हो सकती है, या तो तुमने लेक्चर देखा ही नहीं है, बात हो गई खत्म, या फिर तुमने कंसंट्रेशन के साथ नहीं देखा है, या फिर तुमने देखा एकदम अच्छे से लेकिन तुमने रिविजन नहीं किया है। तो तीनों में से जो भी प्रॉब्लम है आप उसको ठीक करें, तब जाके आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो क्या है, सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, ठीक है, सेमाइनल वेजाइकल, सेमाइनल वेजाइकल, अगला क्या आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, अगला क्या आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ये किस में हेल्प करते हैं, मैच्यूरेशन में, मैच्यूरेशन में एंड मोटिलिटी में, मैच्यूरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ
स्पर्म। इन सब का जो सिक्रीशन है वो आपका किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है? मोटिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और होता है किसके लिए इंपॉर्टेंट? मैच्योरेशन के लिए। स्पर्म की मोटिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए क्या है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये चीज मैं करना चाह रहा था, और देखो कितना बढ़िया से हो भी गया। लिखना उसको लिखता 4-5, ये कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं, कम से कम 7-8 वर्ड हैं। अगर 7-8 वर्ड में लिखता तो मेरी कैलोरी बर्न होती, कम से कम 10-15 कैलोरी मेरी बर्न हो जाती। इससे अच्छा मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। कैलोरी बर्न करने से अच्छा कॉपी पेस्ट कर दिया। कैलोरी बर्न करना होगा तो जिम जाऊंगा बर्न करने के लिए। ठीक है, अब देखना क्या है, इन सब के सिक्रीशन को हम लोग मिला करके क्या बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। इन सब के सिक्रीशंस को मिला के हम क्या बोलते हैं? known as what? known as seminal प्लाज्मा। known as seminal प्लाज्मा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बीच में एक लाइन दूंगा कि तुमको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये लाइन का कलर थोड़ा सा बैगनी कलर करते हैं, बैगनी। ठीक है, ये क्या तुम्हारी लाइन रहेगी, तुमको चीज़ें समझ में आएगी कहाँ पे खत्म है कहाँ पे शुरू है। ठीक है, ये क्या आपका सिक्रीशन क्या होगा? इन सबका सेमाइनल प्लाज्मा हम लोग बोलते हैं। अगला चीज क्या है, देखना बड़े ध्यान से। अरे बड़ा तो अच्छा, मजा आ रहा है मुझे, बस कुछ इसका फायदा तो नहीं है। ठीक है, मुझे बस खाली मजा आ रहा है, दिक्कत ये है, मजे के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिला के हम क्या बोलते हैं? नोन एज व्हाट? नोन एज सीमेन। नोन एज सीमेन। तो सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है आखिरी पॉइंट जो आज का है हमारा, क्या है? फंक्शंस ऑफ एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। accessory ducts and accessory glands are controlled by एंड्रोजन। एंड्रोजन को तुम और क्या बोलते हो? एंड्रोजन को तुम और क्या बोलते हो? टेस्टिकुलर हार्मोन बोलते हो, क्योंकि वो कहाँ से निकलता है, कहाँ पे बनता है? टेस्टिस में बनता है। ठीक है, तो क्या है आपका, अब इसको एक बार हम पढ़ेंगे, ये पूरा पूरा जो भी लिखा है ताम झाम। क्या है आपका? स्पर्म कम्स आउट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थ्रू एक्सेसरी डक्ट। तो एक्सेसरी डक्ट के हेल्प से जो आपका स्पर्म है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाएगा। फिर क्या है? सिक्रीशंस ऑफ एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंट, सेमाइनल वेजाइकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। इन सब की सिक्रीशन किस चीज में हेल्प करेगी? स्पर्म के मैच्योरेशन में और मोटिलिटी में। फिर क्या है? सिक्रीशंस ऑफ एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंट, सेमाइनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। इन सब की सिक्रीशन को हम लोग मिलाकर क्या बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। क्या है? सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या आपका, जबकि इनकी फंक्शन होती है, फंक्शन ऑफ एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट का फंक्शन और एक्सेसरी ग्लैंड का फंक्शन को कंट्रोल या फिर रेगुलेट कौन करता है? एंड्रोजन करता है। एंड्रोजन क्या आपका एक टेस्टिकुलर हार्मोन है। ठीक है, इसी के साथ क्या करेंगे हम? इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे? इस लेक्चर को खत्म करेंगे और क्या लिखेंगे? सी यू अगेन, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे। एनसीईआरटी हमारी खत्म हो गई। अब कल का जो टारगेट है वो क्या है? कल का टारगेट है आपका oogenesis हमको पढ़ना है। कल का टारगेट जो है वो क्या हमको पढ़ना है? oogenesis पूरा का पूरा। ठीक है, oogenesis पूरा का पूरा हमको इसको खत्म करेंगे। थोड़ा सा ये क्या है आपका, अगर आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा है तो थोड़ा सा मैं इसको पढ़ाऊंगा कंपैरिजन करके। थोड़ा सा ये स्पर्मेटोजेनेसिस से भारी है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा उससे भारी है, तो उसी से हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करा करके, एनालॉजी बना करके पढ़ाएंगे। ठीक है, बस यही सब है, ये खत्म हो गया। अब बाकी पढ़ते रहो मेहनत से
और एक काम तुमको करना है, एक काम बोलूँगा बहुत बड़ा, कर पाओ तो देखो, कर पाओ तो करना। इस आप लेक्चर क्या करें, शेयर करें। शेयर करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएंगे, तो हमारा ही फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा होगा, और जो इसको देखेगा उसका फ़ायदा होगा। अगर आपको पता है कि जो लेक्चर की क्वालिटी है लेक्चर की, वो आपको पता है कितनी बढ़िया है, कैसा हम लोग पढ़ा रहे हैं, पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपकी इसमें कवर हो रही है, पूरी एनसीईआरटी की बुक क्या हो जाएगी आपकी इसमें कवर हो रही है। साथ में आपको क्या मिल रहे हैं, शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं, साथ में क्या मिल रहे हैं आपको, शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं। और साथ में क्या होगा, चैप्टर पूरा होने के बाद मेरे खुद के नोट्स, जो हम लोगों ने आपको, अगर आप जो पहली क्लास थी इसकी, अगर आपने वो देखा होगा तो वहाँ पे हमने नोट्स से आपको कुछ सैंपल दिखाए थे। अगर नहीं दिखाए तो चैनल में पढ़ा है, देख लेना वाला वीडियो, एकदम स्टार्टिंग वाला वीडियो, एकदम पहला वीडियो, ठीक है। तो वहाँ पे हमने नोट्स से कुछ सैंपल आपको दिखाए थे। तो क्या होगा, एनसीईआरटी पढ़ ही रहे हैं, शॉर्ट नोट्स साथ में बन ही रहे हैं, शॉर्ट नोट्स का मान के चलो डिटेल नोट्स आपके बन ही रहे हैं, साथ में मेरे खुद के नोट्स जो मैंने लिखे हैं, जो मैंने खुद से टाइप किए हैं, तो मेरे नोट्स, जिसमें बोलता हूँ माई नोट्स, उससे हम लोग क्या करेंगे, माई नोट से हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स पढ़ लिया, लास्ट में क्या होगा आपका एक लेक्चर आएगा किसका, रिवीजन का, जो माई नोट से होगा, जो मेरे नोट से होगा, ठीक है। तो क्या करो, इसको आप क्वालिटी आपको पता है कैसे चल रही है, तो इसको शेयर करो। बाकी अगर कोई देख रहा है इसको तो उसको कमेंट करें, ठीक है, कमेंट करेगा तो हम लोग जान पाएंगे कि आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको कमेंट करें, लाइक करें, जो भी है, और बाकी शेयर करना इंपॉर्टेंट है और कमेंट करना, दो चीज़ें क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करो कि चैनल हमारा आगे बढ़े। अगर क्वालिटी मिल रही है, आपका फायदा हो रहा है, तो आप इसको आगे बढ़ाने का ट्राई करें। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तो आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। बाकी नोट्स को मैं फिलहाल सेव करने जा रहा हूँ, इस नोट्स को सेव करूँगा लेक्चर 6 या फिर ऐसे किसी नाम से, ठीक है। तो इसको हम लोग खत्म करते हैं, लेक्चर को भी मैं सेव कर लूँगा, खत्म करते हैं इसको, हम लोग मिलेंगे फिर से, सी यू अगेन, ठीक है। बाय गाइज, मिलते हैं फिर, थैंक यू।